देखिए पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, पिछली बार हम पढ़ रहे थे रेडिएशन। रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। रेडिएशन मतलब अभी के लिए आप मान सकते हो लाइट। लाइट मतलब क्या? लाइट मतलब हर प्रकार की लाइट। हमें तो केवल विजिबल दिखती है, लेकिन इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स, एक्सरेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, सारे के सारे क्या बनाते हैं? मिलके लाइट बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि भाई एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक रेडिएशन या फिर एनर्जी कैसे जाती है। तो उसमें यह तय हुआ कि भाई एक बॉडी क्या करती है? रेडिएशन रिलीज करती है, ठीक है। एक बॉडी लूजेस या एमिट्स रेडिएशन, एक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है, दूसरी बॉडी क्या करती है बेटा? एक्सेप्ट करती है रेडिएशन। एक बॉडी एमिट करती है और एक बॉडी क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, ठीक। तो इसको रेडिएशन मान लो, एनर्जी मान लो, तो रेडिएंट एनर्जी ऐसे ही जाती है। तो क्वेश्चन ये था साइंटिस्ट के सामने कि भाई ये कैसे, एक जैसे मान लो सन से अर्थ तक आती है, जैसे सन और ये हो गया अर्थ, जैसे सन से अर्थ तक एनर्जी आती है, तो कैसे आती है? तो इस पे दो साइंटिस्ट ने थ्योरी दी अपनी। कौन कौन से थे बताओ? कल बताया था। पहला कौन सा था? मैक्सवेल। मैक्सवेल की थ्योरी का नाम क्या था? मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। मैक्सवेल की थ्योरी का क्या नाम है? मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। मैक्सवेल की थ्योरी का क्या नाम है? मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। दूसरी कौन सी थी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। दूसरी कौन सी थी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो कल हमने क्या पढ़ा? मैक्सवेल ने क्या बताया था कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक एनर्जी कैसे जाती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक एनर्जी कैसे जाती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये बताया था मैक्सवेल ने, ठीक। मैक्सवेल का पहला पॉइंट क्या था कि कैसे जाती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। दूसरी बात उसने क्या बोली थी कि रेडिएशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। रेडिएशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। मतलब जब तक सन जिंदा है तब तक सन से लगातार रेडिएशन आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। जैसे जब तक आपका बल्ब जिंदा है तब तक इससे रेडिएशन आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तीसरा उसने क्या बोला था कि एनर्जी जो है, तीसरा उसने बोला था कि ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन ट्रेवल विद द सेम स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन ट्रेवल विद द सेम स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। चौथा पॉइंट उसने बोला था एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये दोनों पॉइंट हमें काम देने के। पांचवा पॉइंट उसने बोला था कि मान लीजिए ये ट्रेवल कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो इसके साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएटेड होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होगी। ये देखो, और तीनों ही क्या होंगी? आपस में परपेंडिकुलर। ये देखो, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर क्या जा रही है? वेव जा रही है, ठीक। अब इसको क्या, इसीलिए इसकी थ्योरी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इस पे जो कुछ डाउट्स है मेरे पास आप लोगों के, वो बता देता हूँ। इस पे बच्चा डाउट करता है कि सर क्या ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है? नहीं, ये मैंने आपको बताया था। इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये भी क्लियर नहीं होगा, ये इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में होगा। जैसे लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे लाइट भी जब चल रही है तो उसके साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी चलती है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी चलती है। मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पे आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं मेन, बस, ठीक है। तो मैक्सवेल की सक्सेस क्या थी? मैक्सवेल ने लाइट की कई प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी। कौन कौन सी? जैसे मैक्सवेल ने रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर दिया, अभी लिखवा रहा हूं, लिखना नहीं। रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये नॉर्मली वेव्स की होती हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये प्रॉपर्टीज वेव की होती हैं। इससे मैक्सवेल ने क्या बोला कि लाइट का नेचर कैसा है? वेव लाइक नेचर। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं? रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं? किसी भी वेव की। वेव क्या होती है?
आपको बताया था। मान लीजिए रस्सी आपने हाथ में पकड़ रखी, आपने एक ऐसा ट्विस्ट दिया तो ये ऐसे करके जाने लगी, ठीक है। और भी इसकी जैसे इंटरफेरेंस, ये भी वेव की प्रॉपर्टी होती है। तो लाइट की ये सारी प्रॉपर्टीज, सर अब ये सब क्या होती हैं, एक एक प्रॉपर्टी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब ये मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, वेव्स की। किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वेव्स की। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि लाइट क्या होती है, वेव। तो वेव मतलब रेडिएंट एनर्जी, भाई रेडिएशन क्या है, लाइट। तो लाइट की वेव लाइक नेचर, तो उसने क्या बोला कि लाइट के पास क्या है, वेव लाइक नेचर है। तो लाइट की ये प्रॉपर्टीज हो गई। रिफ्लेक्शन आपको पता ही होगा भाई, जैसे मिरर में आपका रिफ्लेक्शन आता है। रिफ्रैक्शन आपको पता ही होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे सपोज ये पेन पानी में है, पानी में देखना तो ये आपको टिप और ऊपर ये छोटा दिखाई पड़ेगा। पानी में डाल के देखना तो ये पेन इतना बड़ा नहीं होगा, छोटा दिखाई पड़ेगा। तो वो जो हमें दिखता है ऐसे पानी में, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। हालांकि मैं श्योर हूं कि रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा ही होगा 9th-10th में फिजिक्स में। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन ये होता है कि जब, अभी थोड़ा सा समझो, अभी आपको डिफ्रैक्शन दिख जाएगा। देखिए 2 उंगलियां ऐसे करिए, ठीक है, ये वाली 2। अभी यहाँ पे हल्का सा स्पेस है, अगर दोनों उंगलियां आप चिपका लेंगे ना, एक आंख से ऐसे करके देखेंगे, ये देखिए, तो हल्का सा स्पेस आप यहाँ बन जाता है, ठीक है। इस स्पेस से आप लाइट की तरफ देखिए, जब आप इस स्पेस से बहुत हल्की सी स्पेस करके लाइट की तरफ देखेंगे तो लाइट में आपको ऐसे ब्लैक ब्लैक लाइंस दिखाई पड़ेंगी। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। जब आप ऐसे चिपका लीजिए और ये देखिए हल्का सा जो ये होल सा बन रहा है, इसके थ्रू लाइट को देखिए, आपको लाइंस ऐसे ऐसे दिखाई पड़ेंगी, मगर बहुत पतला रखा तो इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। सर ये हमें समझ में नहीं आया, बेटा ये सारी चीजें आएंगी फिजिक्स में, बहुत डिटेल में आएंगी। जब डिफ्रैक्शन आएगा तो समझ लीजिए कम से कम 4-5 लेक्चर चलेगा फिजिक्स में। ये भी जब आएगा तो 4-5 लेक्चर चलेगा। अभी मैं केवल इतना बता रहा हूँ आपको कि ये प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं, वेव्स की, जो कि लाइट भी शो करती है। तो इसलिए मैक्सवेल ने क्या बोला कि लाइट क्या है, वेव। लेकिन लाइट की 2 और प्रॉपर्टी होती हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन सर क्या होता है, जिसको बिल्कुल नहीं पता ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऐसा समझो। इसके 2 एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा शायद 9th-10th में कि गर्मियों में काले कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काले कपड़ों में और गर्मी लगती है, सफेद कपड़ों में कम गर्मी लगती है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। या फिर दूसरा आप ऐसा सोचिए कि जब आप लोहे को बहुत ज्यादा हॉट कर दो तो हम क्या बोलते हैं कि बिल्कुल वो येलो और रेड सा दिखने लगता है, सन भी येलो और रेड सा दिखता है। तो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मेटल को आप उतना ज्यादा गर्म करिए 2000-3000 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो रेड और येलो सा दिखने लगता है। तो चाहे वो उसका ओरिजिनल कलर कुछ भी हो। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। ये भी आप किसमें पढ़ेंगे, डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी शायद 12th वाले, अब से 1 महीना पहले 12th वालों ने ये पढ़ा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है, ये हम थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे लगभग 5-6 लेक्चर बाद, और आप डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो लाइट की ये प्रॉपर्टीज तो एक्सप्लेन हो गई, लेकिन ये प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन मैक्सवेल नहीं कर पाया। इसीलिए हमें क्या पड़ी, दूसरी थ्योरी की जरूरत पड़ी, जो कि दूसरी थ्योरी किसकी थी, प्लैंक की थ्योरी। प्लैंक की थ्योरी का क्या नाम था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक की थ्योरी का क्या नाम था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो फिर से समझो लाइट की ये प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो गई मैक्सवेल से, मैक्सवेल की वेव थ्योरी से। इसलिए मैक्सवेल ने क्या बोला कि लाइट किसकी तरह होती है, वेव की तरह। लेकिन ये प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन लाइट की मैक्सवेल नहीं कर पाया, तो इसीलिए फिर दूसरी थ्योरी आई, कौन सी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो पहले देखो 5 पॉइंट हो गए थे, उसके बाद लाइन चेंज करके देखो। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, according to electromagnetic theory of radiation, radiation is continuous. Radiation is continuous. The continuous nature of light
The continuous wave-like nature of light can explain. The continuous wave-like nature of light can explain many of its properties. Can explain many of its properties, such as ये चारों लिख लो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, एक्सेट्रा. But this theory cannot explain. But this theory cannot explain black body radiation and photoelectric effect. Black body radiation and photoelectric effect. आगे लिखो, to explain these two properties of radiation. To explain these two properties of radiation, Planck suggested his Planck's quantum theory. Planck suggested his Planck's quantum theory. अब देखो, वेव्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं. आपने 10th में पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी लिखो, some basics about wave. Some basics about wave. पहली चीज भाई, वेवलेंथ क्या होती है. इसको डिनोट करते हैं इससे. इसको क्या बोलते हैं? लैम्बडा. क्या बोलते हैं? लैम्बडा. देखो, ये देखो, अब ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट. ऊपर वाला होता है. जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको क्या बोलते थे? ट्रफ. तो देखो, वेवलेंथ दिखाने के कई तरीके हैं, मैं दिखाता हूं आपको. तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट इज लैम्डा, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज लैम्डा, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि ये डिस्टेंस भी क्या है, एक वेव भी कंप्लीट होगी. यहाँ पे ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है. ठीक है ना. तो ये टोटल कितनी वेवलेंथ है? 2 वेवलेंथ है. 1 2. कितनी वेवलेंथ है ये? 2. 1 2. ठीक. तो डेफिनेशन लिखो कि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ. Wavelength is the distance between two consecutive crest or two consecutive trough. ठीक है. Its unit is length. Unit of length. Length मतलब आपको पता है सेंटीमीटर भी होता है. 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 10⁻² मीटर. 1 मिलीमीटर होता है. मिलीमीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर. माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर क्या होता है? 10⁻6 मीटर. नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर. एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻10 मीटर. पिकोमीटर, पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻12 मीटर. इसको अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 10⁻8 सेंटीमीटर. इसको अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो, इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो 10⁻7 सेंटीमीटर. ठीक है. तो लिखो भाई, अब खुद ही देख लो भाई. ये देखो, बताओ, खुद बताओ किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, पहले वाले की कि सेकंड वाले की? बताओ बेटा. ये इसकी वेवलेंथ इतनी है और इसकी वेवलेंथ इतनी है. हम क्या बोलेंगे? इसकी क्या है? लार्जर वेवलेंथ.
इसकी क्या बोलेंगे, स्मॉलर वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसको इससे दिखाते, इसको पढ़ते क्या, न्यू। देखो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, एक सेकंड में कितनी वेव्स यहां से पास हुई। ठीक है, तो तुम्हें एक बात बताओ, दो केस ले रहे, पहला वाला, ठीक, दूसरा वाला, फिर से देखो पहला वाला, दूसरा वाला। अब बताओ किस केस में ज्यादा नंबर ऑफ वेव पास होंगी इस पॉइंट को। मान लो यहाँ खड़े होकर हम देख रहे हैं, तो हमारे सामने से एक ये वेव निकली, ठीक, और एक हमारे सामने से ये वेव निकली, तो खुद बताओ कि किसमें ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स होंगी। सेकंड वाले में ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स होंगी क्योंकि सेकंड वाला जल्दी निकल गया, और पहला वाला क्या धीमे धीमे जा रहा है। लिखो पहले तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज द frequency of radiation is the number of waves. Frequency of radiation is the number of waves which pass through a given point, which pass through a given point in 1 second. In 1 second. It is actually counting of waves. It is actually counting of waves in 1 second. अब यूनिट्स क्या होती है इसकी, साइकिल्स पर सेकेंड, हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है इसकी, एसआई यूनिट, ठीक है, या फिर वेव्स पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो खुद बताओ, डिस्टेंस बराबर है, ठीक। अब बताओ एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, भाई इसकी भी स्पीड सी है, इसकी भी स्पीड क्या है, सी। एक बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक है, एक सेकंड में इतनी डिस्टेंस निकल जाती है, ठीक। मान लो लाइट की स्पीड के हिसाब से एक सेकंड में इतनी स्पीड वेव चलती है, तो बंदा जो यहाँ पे खड़ा एक सेकंड में इसके सामने से कितनी वेव्स निकलेंगी, अगर ये लैम्डा है तो बताओ, एक लैम्डा, और ये कितना हुआ, हाफ लैम्डा। तो इस केस में इस बंदे के सामने से कितनी वेव्स निकलेंगी, 1.5 वेव्स इन 1 सेकेंड, है कि नहीं। और यही बंदा अगर यहाँ खड़ा हो तो कितनी वेव्स निकलेंगी, 1 2 3 4 4.5। भाई खुद देखो, अगर वेवलेंथ ज्यादा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एक सेकंड में कम वेव्स निकलेंगी। देखो फॉर एग्जांपल ये देखो, ये ज्यादा वेवलेंथ वाली वेव, ये कम वेवलेंथ वाली वेव, तो देखो एक सेकंड में यहाँ से ज्यादा वेवलेंथ वाली वेव एक ही निकल पाई, लेकिन कम वेवलेंथ वाली देखो, ये देखो, ये 2-3 निकल गई। तो इसीलिए ये ध्यान रखना क्या, कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, स्पीड। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, अगर नहीं समझ आया तो याद रखना। अभी खुद करके देखो आंखों के सामने से कि बड़ी वेव ज्यादा, एक भाई ये ज्यादा एक निकलेगी एक सेकंड में, और ये 2-3 निकल जाएंगी, ठीक है। अगला वेव नंबर, इसको बोलते हैं न्यू बार, न्यू बार, ठीक है।
लिखो, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ. इट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ, i.e. number of waves present in 1 meter or number of waves present in 1 centimeter, i.e. number of waves present in 1 meter or number of waves present in 1 centimeter. ठीक है. तो न्यू बार क्या होता है? 1/λ. इसकी यूनिट क्या है? वेव्स पर मीटर या फिर वेव्स पर सेंटीमीटर. अब देखो फ्रीक्वेंसी हमने क्या देखी थी? c/λ. इसको लिख सकते हैं c इंटू 1/λ. तो 1/λ को क्या लिख सकते हैं? न्यू बार. ठीक है. अब हम आते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. हेडिंग डालो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक ने क्या बोला कि जो रेडिएशन है, देखो पहले मैक्सवेल ने क्या बोला था देखते हैं, अभी लिखना नहीं. देखो मैक्सवेल ने क्या बोला था. पहली बार उसने बोली थी एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक एनर्जी कैसे जाती है? रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. पहला पॉइंट उसने बोला था कि वेव्स होती है. ठीक. प्लैंक ने क्या बोला? अभी लिखाता हूं, पहले समझो. प्लैंक ने बोला कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक रेडिएशन जाता है पैकेट्स के फॉर्म में, और इन पैकेट्स को क्या बोलते हैं? क्वांटा. क्वांटा मतलब पैकेट, पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. तो अब ये तो कॉन्टिन्यूअस है, तो पैकेट तो कैसा आता है? डिसकॉन्टिन्यूअस. सर कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस में अंतर बताओ. देखो बेटा, जैसे सपोज आप शावर के नीचे खड़े हो, ठीक है, फुल पे शावर आपने कर रखा है, तो पानी आपके ऊपर कॉन्टिन्यूअसली गिरता है. सेकंड केस नहाने का क्या है कि आप बैठ गए, बाल्टी मग लेके अपने ऊपर मग से डाल रहे हो. तो जब मग से अपने ऊपर डालते हो तुम पानी, तो कैसे डालते हो? पैकेट्स ऑफ वाटर डालते हो. एक पैकेट डाला, फिर दूसरा मग पानी डाला, फिर तीसरा मग पानी डाला. तो इस केस में आप क्या करते हो? डिसकॉन्टिन्यूअसली अपने ऊपर पानी डाल रहे हो. भाई एक पैकेट डाला, फिर कुछ सेकंड लगे दोबारा पानी लेने में, फिर डाला, फिर कुछ सेकंड लगे फिर से पानी लेने में. तो इस केस में आप क्या करते हो? डिसकॉन्टिन्यूअसली लेते हो. और कॉन्टिन्यूअसली कब लेते हो? जैसे जब आप शावर के नीचे खड़े हो, तो पानी आपके ऊपर कैसे गिरता है? कॉन्टिन्यूअसली. तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि वेव्स किसके फॉर्म में चलती हैं? बताओ बेटा. वेव्स, रेडिएंट एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक कैसे जाती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. प्लैंक ने क्या बोला? एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक रेडिएंट एनर्जी कैसे जाती है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी. कैसे जाती है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी. और उस पैकेट का नाम उसने क्या रखा? क्वांटा. उस पैकेट का उसने नाम क्या रखा? क्वांटा. तो ऑब्वियसली इसका सेकंड पॉइंट क्या था? कि ये कॉन्टिन्यूअस है. तो इसका सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? कि ये क्या है भाई? डिसकॉन्टिन्यूअस. ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस. लिखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन. उसमें पहला पॉइंट लिखो, रेडिएशन इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड. रेडिएशन इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी not continuously but discontinuously. Not continuously but discontinuously in the form of packets of energy called quanta. In the form of packets of energy known as quanta. अब ये लिख लो, दोनों का कंपैरिजन करो. ये दोनों लिखो.
इस पे बॉक्स बना लो। क्वांटा मतलब क्या होता है? प्लूरल। क्वांटा मतलब मेनी पैकेट्स, मेनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और सिंगुलर होता है क्वांटम। क्वांटम मतलब वन पैकेट। क्वांटम मतलब सिंगुलर, क्वांटा मतलब प्लूरल। ठीक है। अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या बोला प्लैंक ने कि द एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन, द एनर्जी ऑफ क्वांटा ऑफ द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज द एनर्जी ऑफ क्वांटम the energy of quantum of radiation is directly proportional to the frequency of the packet, is directly proportional to the frequency of the packet. Is directly proportional to the frequency of the packet. ये देखो, ये पैकेट जा रहे हैं, इन पैकेट्स की भी कुछ एक फ्रीक्वेंसी होगी, तो एनर्जी ऑफ वन क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम। यानी हम क्या बोल सकते हैं? E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या लिख दोगे? E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां H क्या है? Planck's constant. H is Planck's constant. इसकी वैल्यू 6.6 into 10 की पावर -34 जाउल सेकेंड। ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट उसने क्या बोला प्लैंक ने कि जो भी ये क्वांटा इमिट करेगा या जो भी ये क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा वो हमेशा होल नंबर में होगा। यानी जब भी ये इमिट करेगा रेडिएशन तो किसके फॉर्म में करेगा? इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। और ये क्वांटा क्या होंगे? हमेशा होल नंबर, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होंगे, नॉट फ्रैक्शन। और जो एब्जॉर्ब भी लिखना नहीं, जो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब भी किसके फॉर्म में करेगा? एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। और ये भी क्या है? होल नंबर, नॉट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए जैसे ये मैं मार्कर लेने गया, ठीक है, सपोज ये मैं मार्कर लेने गया बाजार में, तो बताओ मैं कितने मार्कर खरीद सकता हूँ? या तो एक मार्कर खरीद सकता हूँ, या दो, या तीन, या चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन क्या अगर मैं उससे बोलूँ कि मुझे 1.5 मार्कर दे दो, तो एक मार्कर दे दो, एक आधा काट के दे दो, तो वो देगा? नहीं देगा। और अगर दे, ना ही वो देगा ना ही मैं खरीदूंगा। सपोज यार एसी लगा है, ठीक है, अभी एसी में लेने गया तो मैं एसी भी कितने खरीद सकता हूँ? या तो एक खरीद सकता हूँ, या तो दो, या तो तीन, या तो चार। ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर मुझे 1.5 टन 1.5 टन का एसी चाहिए तो मैं एक टन का ले लूँ और एक टन का आधा काट के ले लूँ। तो ऐसा तो होता नहीं। कोई भी जो तुम सामान खरीदते हो नॉर्मली,
भाई वो या तो एक खरीदते हो, जैसे चेयर है, यहाँ चेयर रखी है, तो या तो एक चेयर खरीदूंगा, दो खरीदूंगा, तीन खरीदूंगा, चार खरीदूंगा, पांच खरीदूंगा। उसी तो हमेशा किस में लेते हो? होल नंबर में। फ्रैक्शन में तो ना ही कोई लेता है ना ही कोई बेचता है। तो इसी तरह प्लैंक ने क्या बोला कि जो भी बॉडी एमिट करेगी रेडिएशन, वो किसके फॉर्म में करेगी? क्वांटा के फॉर्म में। और कितने क्वांटा कर सकती है? ऑलवेज होल नंबर, नेवर फ्रैक्शन। जो भी एमिट करेगा रेडिएशन क्वांटा के फॉर्म में करेगा, वो भी कैसे करेगा? होल नंबर, 1 2 3 4 5 6। कभी भी ये नहीं होगा कि कोई बॉडी 1.5 क्वांटा रिलीज कर दे। तो इसी तरह जो एब्जॉर्ब करेगी वो भी कैसे एब्जॉर्ब करेगी? या तो एक क्वांटा, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो 500, या तो 10,000। लेकिन कभी भी 500.5 क्वांटा एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो उसने क्या बोला? प्लैंक के सारे पॉइंट फिर से। तो उसने पहला, एनर्जी किसके फॉर्म में जाती है? क्वांटा के फॉर्म में। दूसरा, एनर्जी का फॉर्म क्या होता है? डिसकंटीन्यूअस। क्या होता है बेटा? डिसकंटीन्यूअस। तीसरा, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी? फ्रीक्वेंसी के। E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। चौथा, एनर्जी जब भी इमिट करेगा कोई भी रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, तो कैसे इमिट करेगा? इट शुड ऑलवेज बी होल नंबर। या तो 1 2 3 4 में एमिट करेगा, और जो एब्जॉर्ब करेगा वो भी 1 2 3 4 में एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, फिर से याद करो। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का पहला पॉइंट क्या था? बताओ। पहला पॉइंट क्या था? कि एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। क्वांटा क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। दूसरा पॉइंट, रेडिएशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है? डिसकंटीन्यूअस है। रेडिएशन क्या है? डिसकंटीन्यूअस। तीसरा पॉइंट क्या था? एनर्जी ऑफ पैकेट। तो एनर्जी ऑफ वन पैकेट कितनी थी? प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एच न्यू। अगला पॉइंट क्या था? जब भी एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाएगी पैकेट्स के फॉर्म में, तो वो पैकेट कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। ना ही कोई फ्रैक्शन में इमिट करेगा और ना ही कोई फ्रैक्शन में एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, देखो। अब देखो अगला पॉइंट, टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी। भाई टोटल एनर्जी कितनी होगी? मान लो एक पैकेट की एनर्जी x है, x इज द एनर्जी ऑफ वन पैकेट, और 10 पैकेट किसी ने रिलीज करे, तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज करी? 10x है कि नहीं? मान लो एक पैकेट की एनर्जी x है, 100 पैकेट एनर्जी उसने दी, तो कितनी एनर्जी दी? 100x। मान लो एक पैकेट की एनर्जी x है, 1000 पैकेट उसने दिए, तो कितनी एनर्जी दी? 1000 इंटू x। इसीलिए हम टोटल एनर्जी क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटा इंटू is equal to number of quanta into energy of one quantum। इसीलिए E को क्या लिखते हैं? n, और एनर्जी ऑफ वन क्वांटा कितनी थी? h न्यू। तो क्या आ जाता है? E is equal to n h न्यू। देखो समरी, पहला पॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या थी? स्पीड अपॉन वेवलेंथ। दूसरा वेव नंबर क्या था? 1 अपॉन लैम्डा। तीसरा अभी हमने क्या पढ़ा? एनर्जी इज इक्वल टू एन एच न्यू
तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, एन एक्स सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू क्या है, सी बाई लेमडा। और 1 बाई लेमडा को क्या लिख सकते हैं, न्यू आर, है कि नहीं? अभी लिखा था ना 1 बाई लेमडा को क्या लिख सकते हैं, न्यू आर। तो ये हो गया हमारा, यही फॉर्मूला पूरा काम आएगा। क्वेश्चन, what is the energy of radiation of a quantum? क्वेश्चन नंबर ये मान लो, मैं मान के चल रहा हूँ 10 है शायद। क्वेश्चन नंबर 10, what is the energy of radiation of one quantum? What is the energy of radiation of one quantum whose wavelength is 300 nanometer? फिर से रिपीट करो, what is the energy of one quantum whose wavelength is 300 nanometer? ट्राई करो। देखो क्या करना है, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा निकालनी थी। एन बराबर 1, एक क्वांटम बोला यानी ये 1, वेवलेंथ कितनी है 300 नैनोमीटर, यानी 300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर्स एनर्जी निकालनी है। E इज इक्वल टू एन एच न्यू इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा। n कितना है 1, h कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, c स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लेमडा कितना है, अच्छा 300 इंटू 10 की पावर -9 को क्या लिखोगे, देखो अभी डेसिमल यहाँ पर है, 300 के बाद है, पहले ये समझो भाई 300 इंटू 10 की पावर -9 समझो पहले, ये तो ये समझो भाई, बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 की पावर -7, कैसे सर, देखो इधर 300 यानी डेसिमल यहाँ पर है, जब भी डेसिमल मान लो यहाँ से यहाँ लाए, ठीक, तो जब भी डेसिमल में तो 10 की पावर इंक्रीज कर दो, डेसिमल लेफ्ट में लाओ तो 10 की पावर इंक्रीज कर दो। तो 300 था, ये हमने लिखा 3.0 इंटू 10 की पावर दो बार लाए, तो 2 बार से इंक्रीज कर दो, -9 + 2 यानी 3 इंटू 10 की पावर -7। अब मान लो ये है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 3000 इंटू 10 की पावर -10। तो जब भी डेसिमल राइट में ले जाओ तो 10 की पावर 8 डिक्रीज कर दो। ये देखो यहाँ डेसिमल था, ये 0, एक और इधर ले गए तो 3000 लिखा, तो ये क्या लिख दिया -9 -1, ये कितना हो गया 3000 इंटू 10 की पावर -10। ये ध्यान रखना है खास करके जिसकी मैथ्स कमजोर है, जिसको इतना भी नहीं आता, हालांकि ये 6th 7th में सिखाया जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो ये ध्यान रखिए कि डेसिमल अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो 10 की पावर बढ़ जाएगी, डेसिमल राइट में ले जाओगे तो 10 की पावर कम हो जाएगी।
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। ये 3 से 3 कट गया तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 10 की पावर 8। अभी ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 7 से 10 की पावर प्लस 7 हो जाएगा। ये मैं आपको करा चुका हूँ कि भाई 1/2 की पावर माइनस 3 है, तो जब इसको ऊपर लिखोगे तो 2 की पावर प्लस 3। 1/10 की पावर मान लो 4 है, तो ऊपर लिखोगे तो 10 की पावर माइनस 4, माइनस करना रहेगा। इसमें माइनस किया तो 2 की पावर माइनस ऑफ माइनस 3, तो 2 की पावर क्या हो गया प्लस 3। अब देखो बेस सेम है 10 10 10, तो पावर ऐड हो जाएगी माइनस 34 प्लस 8 प्लस 7, तो ये हो गया 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस, ये कितना होगा 14 15 माइनस 19 जाउल। जाउल में क्यों आया? क्योंकि h की वैल्यू क्या थी, जाउल में थी। h की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जाउल सेकेंड। तो ये किसमें आ गया, जाउल में आ गया। ठीक है, अगर आता भी हो तब भी ये साइड में नहीं लिख लेना। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ रेडिएशन whose wave number is 10 to the power 5 waves per second? What is the energy of radiation whose wave number is 10 to the power 5 waves per second? चलो जल्दी करो। देखो वेव नंबर यानी 1/λ कितना दिया है 10 की पावर 5 वेव्स पर सेकेंड। एनर्जी निकालनी है एक क्वांटम की, तो E इज इक्वल टू NH न्यू इज इक्वल टू NH C बाई लैम्डा। तो 1/λ को क्या लिख दोगे न्यू बार। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वांटा बने h कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जाउल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 और ये कितना है 10 की पावर 5। तो ये हो गया 6.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 34 तो 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 5। ये करोगे तो ये आ जाएगा 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 34 प्लस 8 प्लस 5, तो
तो 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 5 13 21। ठीक है, अब ऐसे तो लिख नहीं सकते, डेसिमल इधर लाना पड़ेगा, तो 10 की पावर 1 बढ़ा दोगे। एनर्जी कितनी हो गई 1.98 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशन, व्हाट इज द, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 था ये। अब क्वेश्चन 12 लिखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ टू क्वांटम whose wavelengths are 6000 angstrom and 3000 angstrom respectively. What is the ratio of energies of two quantum whose wavelengths are 6000 and 3000 angstrom respectively? करो। देखो E1 अपॉन E2 क्या होगा भाई, एक क्वांटा की बात चल रही है, एक्स सी बाई लेमडा 1 अपॉन एच सी अपॉन लेमडा 2, एच सी एस सी कट गया, फिर आ गया 1 अपॉन लेमडा 1 होल अपॉन 1 अपॉन लेमडा 2। तो ये शायद आपको पता हो ए अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी क्या होता है। जब भी ये आता है तो क्या करते हैं, फोर्थ वाला फर्स्ट के पास ले जाते हैं और सेकंड वाला ये ले जाते हैं बी इंटू सी। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर ले जाओगे तो 1 इंटू लेमडा 1 लेमडा 2, इसको यहाँ ले आओगे लेमडा 1 इंटू 1, यानी E1 अपॉन E2 क्या हो गया लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। लेमडा 2 कितना है 3000 और ये 6000। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि दोनों में यूनिट क्या है सेम है। रेशियो क्या आ गया हाफ, रेशियो क्या आ गया भाई हाफ हो गया। ठीक, अब एक चीज लिखो नोट, देखो क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट इज नोन एज फोटोन। प्रोटॉन नहीं फोटोन, फिर से प्रोटॉन नहीं फोटोन। क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का जो क्वांटा होता है उसको क्या बोलते हैं फोटोन। आपने सुना ही होगा विजिबल लाइट 4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, 4000 या कई लोग 3800 भी बोलते हैं। तो ये विजिबल लाइट यहाँ पे लाई करती है, तो विजिबल लाइट जो हमें दिखती है उसकी जो इनमें क्वांटा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल नाम दिया गया है फोटोन। ठीक है, क्वेश्चन calculate the number of photons of light, calculate the number of quanta of light having lambda is equal to 100 nanometer, lambda is equal to 100 nanometer
which can provide 1 kilojoule energy. Which can provide 1 kilojoule energy. देखो E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा, तो n क्या हो जाएगा, E इंटू लेमडा अपॉन h इंटू सी। एनर्जी कितनी थी 1 किलो जूल, 1 किलो जूल यानी 1000 जूल। लेमडा कितना 100 नैनोमीटर, तो इसको एसआई में कन्वर्ट करो मीटर्स। अपॉन h कितना है 6.64, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8। सॉल्व कर लेना, निकल जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आएगा 5 इंटू 10 की पावर 20। सॉल्व करके देखना आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 100 watt bulb, 100 watt bulb emits radiation of wavelength 600 picometer. 100 watt bulb emits radiation of wavelength 600 picometer. Calculate the number of quanta emitted. Calculate the number of quanta emitted in 1 second, B 5 seconds. Calculate the number of quanta emitted in 1 second and 5 seconds. देखो लेमडा दिया है 600 पिकोमीटर। अब देखो एनर्जी कितनी दी है, पावर दी है। पावर कितनी दी थी 100 वॉट। तो 100 वॉट्स का मतलब क्या होता है कि 100 वॉट्स क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि 100 जूल एनर्जी is emitted in 1 second। इसका यही मतलब हुआ क्या कि 100 जूल एनर्जी is emitted in 1 second। तो पहले 1 सेकेंड में करते हैं, तो E is equal to NHC by lambda करोगे, तो N क्या आ जाएगा E lambda upon HC। एनर्जी कितनी है पहले में 100 जूल,
लैम्डा कितना है 600 पिकोमीटर। पिकोमीटर कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर अपॉन h 6.6 into 10⁻⁻34 c 3 into 10⁸ निकाला है नंबर ऑफ क्वांटा, सॉल्व कर लेना। b अब बताओ 100 वाट एनर्जी निकल रही है किसमें भाई, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकल रही है 100 जूल, तो 5 सेकंड में कितनी एनर्जी निकलेगी 100 into 5 बस भाई, 1 सेकंड में 100 जूल, तो 5 सेकंड में कितनी 100 into 5। अब फिर से n is equal to E lambda upon hc, तो बस 100 into 5 into this। मैडम मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आपने कैलकुलेशन करनी है जिससे आपको कैलकुलेशन करनी आए, वरना कैलकुलेशन करना आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो होमवर्क लिख लो, ये असाइनमेंट का 44 से 60 ये सारे क्वेश्चन जो भी असाइनमेंट के हैं ये अलग कॉपी बनानी है, और अलग कॉपी में क्वेश्चन कभी नहीं लिखना है, सॉल्व करना है। सॉल्व भी ऐसे करना है कि बाय राइटिंग एज लिटिल एज पॉसिबल, कम से कम लिख के शॉर्ट में सॉल्व कर दो बस, उससे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं चाहिए। या आप अपने लिए सॉल्व कर रहे हो तो बेहतर होगा जितनी फास्ट कर सको, और कैलकुलेटर बिल्कुल यूज मत करना क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, और बेटा मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जनरली केमिस्ट्री से बच्चों को डर लगता है क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। तो मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछिए, जो भी आपको नहीं समझ में आता। वैसे कोशिश तो ये रहेगी कि आपको पहले ही सब कुछ समझ में आ जाए, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आती तो याद रखिए पढ़ने आप अपने लिए आए हैं, तो बिल्कुल भी संकोच मत करिए, हेजिटेट मत करिए, आप पूछिए, दिल खोल के पूछिए। ठीक है ना, जो भी पूछना है आप पूछिए। अब ये नहीं कि ऊट पटांग पूछने लगे, जितना पढ़ाया है उसमें से जो भी डाउट है आप पूछिए। और ये शीट फिर बता रहा हूँ अलग कॉपी में करनी है, शीट में के क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, और सॉल्यूशन भी कैसे लिखना है जितना कम से कम हो सके। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू।